मायावी तालाब का जादू। जयनगर राज्य पर राजा इंद्र का शासन था। वो एक दयालु और नायक राजा इंद्र शासक थे। आज का मौसम सुहाना था। आसमान में बादल थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। राजा इंद्र महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी रानी स्वीटी वहां आई। महाराज, आज का मौसम कितना सुहावना है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। क्यों ना हम जंगल के सैर पर चले? काजल को भी बहुत पसंद आएगा। तुम सही कह रही हो स्वीटी, चलो जंगल घूमने चलते हैं। राजा इंद्र ने जंगल का यात्रा करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने साथ रानी स्वीटी, राजकुमारी काजल और मंत्री जयसिंह को और 2 सैनिकों को लिया और जंगल की ओर निकल पड़े। राजा इंद्र अपने परिवार और मंत्री जयसिंह के साथ घने जंगल में पहुँचे। जंगल हरियाली से भरा हुआ था और ठंडी हवा बह रही थी। हम इस वृक्ष के नीचे विश्राम करेंगे। यहाँ का जंगल का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखता है। सब वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी राजा इंद्र का नजर सामने एक सुंदर तालाब पे पड़ी। देखो कितना सुंदर तालाब है। इसका पानी कितना स्वच्छ और निर्मल लग रहा है। मैं इस तालाब का पानी पीना चाहता हूँ। महाराज, इस तालाब के बारे में अजीब बातें सुनने में आती है। ग्रामीण इसे जादुई तालाब मानते हैं। कहते हैं कि यहाँ कभी कभी लोग रहस्य में एक तरीके से गायब हो जाते हैं। ऐसी बात थी तो तुम हमको पहले क्यों नहीं बताया? हमें इस स्थान की जांच करनी चाहिए। महाराज, यह अफवाहें हैं, कोई ठोस प्रमाण नहीं है। फिर भी मेरा सुझाव है कि आपको तालाब के पास नहीं जाना चाहिए। साधारण लोगों, राजाओं में अंतर होता है मंत्री जी। मैं साधारण नहीं हूँ। राजा इंद्र धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो तालाब के किनारे पहुँचे, उनकी नज़र एक सुंदर लड़की पर पड़ी जो काले रंग की साड़ी पहने घुटनों के बल बैठी हुई थी। अजीब बात है, कुछ देर पहले यहाँ कोई नहीं था, लेकिन अचानक ये लड़की यहाँ कहाँ से आई? राजा इंद्र धीरे धीरे उस लड़की के पास पहुँचे। हे देवी, मैं राजा इंद्र जयनगर का शासक हूँ। तुम कौन हो? लड़की ने अपना चेहरा राजा इंद्र की ओर किया और धीरे धीरे खड़ी हो गई। जैसे राजा इंद्र ने उसका चेहरा देखा, वो मंत्र मुक्त हो गए। लड़की रहस्यमय ढंग से मुस्कुराती रही। हे राजन, मेरा नाम कनक है। मैं पास के गांव में रहती हूँ। मैं अनाथ हूँ। आज मुझे माता पिता की बहुत याद आ रही थी, इसलिए तालाब के किनारे आकर बैठ गई। वो अक्सर यहाँ आया करते थे, इसीलिए मैं यहाँ आती हूँ। राजा इंद्र उसके सुंदरता में खो गए। क्या तुम रोज यहाँ आती हो? हाँ महाराज, मैं रोज यहाँ आती हूँ। तभी राजा इंद्र को कुछ याद आया। लेकिन मैं यहाँ आया था, यह स्थान सुनसान था। अचानक तुम कैसे प्रकट हो गई? क्या तुम कोई जादू जानती हो? नहीं महाराज, शायद आपका ध्यान कहीं और था, इसीलिए आपने मुझे नहीं देखा होगा। हाँ, कल मैं फिर यहाँ आऊँगा। क्या तुम मुझसे मिलोगी? महाराज, आपका जब ये आदेश है तो मुझे आना ही पड़ेगा। राजा इंद्र मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। अब हमें महल लौट जाना चाहिए। अभी कुछ देर पहले ही तो आए हैं महाराज। काजल को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन राजा इंद्र का मन जंगल के सैर में नहीं था। वो तो कनक की सुंदरता में खो चुके थे। उनके मन में बस एक ही इच्छा थी, जल्द से जल्द अगले दिन आए और फिर से वो कनक से मिलने लौटे। राजा इंद्र का मन जंगल में ही अटक चुका था। महल लौटने के बाद वो बेचैन थे। उनकी आंखों के सामने बार बार कनक का चेहरा घूम रहा था। रात भर वो करवटें बदलते रहे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। रानी स्वीटी उनके इस बदलते हुए व्यवहार को महसूस कर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कह पा रही थी। अगले सुबह राजा इंद्र अकेले ही महल से निकल गए और जंगल के उस जादुई तालाब के किनारे पहुंच गए, जहां उन्होंने पहली बार कनक को देखा था। इस बार भी कनक वहीं बैठी हुई थी, जैसे मानो वो राजा इंद्र की आने का इंतजार कर रही हो। मैं तो यहाँ आते समय डर रहा था कि कहीं तुम मिलोगी या नहीं मिलोगी।
महाराज, आपका आदेश था, मैं कैसे ठुकरा सकती थी। आप जयनगर राज्य के राजा हैं और ये जंगल भी आपका राज्य का हिस्सा है। मुझे महाराज मत कहो कनक, तुम मुझे सिर्फ इंद्र कह सकती हो। सच कहूँ तो मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी मैं तुम पर अपना दिल हार बैठा। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। ये सुनकर कनक शर्मा गई और अपनी नजरें नीचे झुका ली। प्रेम तो मैं भी आपसे पहली नजर में ही करने लगी थी, लेकिन मैं जानती हूँ मेरा और आपका विवाह नहीं हो सकता। क्यों कनक, ऐसा क्यों बोल रही हो? आपका विवाह पहले से ही हो चुका है और आपकी तो 10 वर्ष की पुत्री भी है। हाँ हाँ, तुम भूल रही हो कनक कि मैं एक राजा हूँ और एक राजा का एक ही विवाह नहीं होता, वह कई विवाह कर सकता है। तो क्या आपको मुझसे भी सुंदर कोई लड़की मिल गई तो आप तीसरी विवाह कर लेंगे? अरे तुमसे सुंदर तो इस राज्य में कोई हो ही नहीं सकता। इसके बाद दोनों घंटों बात करते रहे। शाम होने पर राजा इंद्र महल लौट गए, लेकिन ये सिलसिला यहाँ तक नहीं रुका। अब हर सुबह राजा इंद्र तालाब के किनारे आते और दिन भर कनक से बातें करते रहते। राजा इंद्र नए व्यवहार देखकर महल में हलचल सी मच गई। वो राज दरबार में कम ही दिखाई देते थे और उनकी अनुपस्थिति में मंत्री और प्रजा में तरह तरह की बातें होने लगी थी। एक दिन रानी स्वीटी इस विषय में बात करने की निर्णय ली। आखिर आप रोज सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं महाराज, और दिन भर गायब क्यों रहते हैं? राज दरबार में आपकी अनुपस्थिति से दरबारी और प्रजा के मन में शंका पैदा हो रही है। मैं एक राजा हूँ और कुछ दिनों तक राज दरबार में उपस्थित ना हुआ तो उसका कोई कारण तो होगा। और हाँ, प्रजा मेरा गुलाम है, मैं प्रजा का गुलाम नहीं हूँ। इतना कहकर राजा इंद्र महल से बाहर निकल गए और रानी स्वीटी स्तंभ रह गई। राजा इंद्र का बदलता व्यवहार को देखकर रानी स्वीटी मंत्री जय सिंह के पास पहुंची, जो महल के बाहर बगीचे में बैठे हुए थे। मंत्री जी, महाराज रोज सुबह कहाँ चले जाते हैं? जब से हम जंगल से लौटे हैं उनका व्यवहार भी अजीब हो गया है। महारानी जी, वैसे तो मैं आपको ये बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे बताना ही पड़ेगा। मुझे सूचना मिली है कि महाराज चुपके चुपके जंगल में किसी लड़की से मिलने जाते हैं। मैंने ये भी सुना है कि वह लड़की रोज इस तालाब के किनारे महाराज से मिलने आती है, जिस तालाब के पास जाने से मैंने उन्हें मना किया था। मंत्री जय सिंह की बात सुनकर रानी स्वीटी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने बिना कुछ कहे अपने कक्ष की ओर कदम बढ़ा लिया। शाम को जब राजा इंद्र महल लौटे तो रानी स्वीटी ने उनका सामना किया। तो महाराज आखिर मिल ही आए मेरे सौतन से। क्या अब तू मेरी जासूसी भी करने लगी? नहीं महाराज, बस मुझे सब पता चल चुका है। आप किसी लड़की से मिलने जाते हैं और उससे प्रेम करने लगे हैं, किसी और को अपने मन में बसा लिए, तो मुझे बता देना चाहिए। मैं तुम्हारे किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता। इतना कहकर राजा इंद्र क्रोधित होकर वहां से चले गए। राजा इंद्र के चले जाने के बाद रानी स्वीटी अकेली बैठकर रो रही थी। तभी 10 वर्षीय राजकुमारी काजल वहां आती है। माँ, पिताजी इतने गुस्से में क्यों रहने लगे हैं? रानी स्वीटी ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद तुम्हारे पिताजी का मन कहीं और लग गया मेरी बच्ची। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन महल में दुख और सनसाई की आंधी उठ चुकी थी। अगली सुबह जब रानी नींद से जागी तो उन्होंने देखा राजा इंद्र महल में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन अकेले नहीं, उनके साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। रानी स्वीटी उन्हें देखते ही सन्न रह गई। वो कौन थी? राजा इंद्र उनको लेकर महल में क्यों आ रहे थे? महाराज, ये कौन है? ये मेरी दूसरी पत्नी कनक है। रानी स्वीटी को जैसे एक आघात लगा और राजा इंद्र के आंखों में देखा, लेकिन उनके आंखों में कोई पछतावा नहीं था। आपने दूसरी शादी कर ली? हाँ, मेरी कनक से मुलाकात
जंगल के तालाब के किनारे हुई थी। मैं इससे प्रेम करने लगा। इसके बिना जीवित नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने इसे विवाह करके महल में लेकर आया हूँ। इतना कहकर राजा इंद्र कनक को लेकर महल के दूसरे कक्ष में चले गए। रानी स्वीटी स्तंभ होकर खड़ी हो गई। तभी मंत्री जय सिंह वहां आ पहुँचे। महारानी, मुझे महाराज जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये क्या हो गया? वो तो आपसे और राजकुमारी काजल से बहुत प्रेम करते थे। शायद मेरे भाग्य में सुख बस यहीं तक लिखा था मंत्री जी। उनके विवाह से स्पष्ट है कि मेरे आने वाला जीवन कैसा होगा। इतना कहकर रानी स्वीटी अपने कक्ष में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। रानी स्वीटी को रोता हुआ देखकर राजकुमारी काजल घबरा गई और वो माँ के पास दौड़ती हुई आई। माँ, माँ, आप क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो। जब बड़ी हो जाओगी तब सब कुछ समझ में आ जाएगी। रानी स्वीटी पूरे दिन गहरी सोच में पड़ी रही। पता नहीं उनके मन में क्या क्या विचार आए जा रहे थे। तभी उन्होंने स्वयं से कहा, मुझे उस तालाब में देखना होगा जहाँ मेरे पति का मुलाकात मेरी सौतन से हुई थी। रात के अंधेरे में जब रानी स्वीटी महल से बाहर निकल रही थी, जय सिंह उन्हें देखकर चौंक गए और बोले, महारानी, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? उसी तालाब के पास जहाँ मेरे पति की मुलाकात मेरी सौतन से हुई थी। महारानी, महारानी, वहाँ जाना ठीक नहीं है। मुझे ठीक से पता तो नहीं, लेकिन वह तालाब रहस्यमयी लगता है। मुझे जाना ही होगा। जय सिंह उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रानी स्वीटी ने उनकी एक न सुनी। वो अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ी। रानी स्वीटी तालाब के किनारे पहुंची। चारों ओर घना अंधेरा था। ठंडी हवा की झोंके उनके चेहरे को छू रहे थे कि तभी पानी में कुछ हलचल हुई और पानी उबलने लगा। उसमें से एक अजीब सा धुआं उठने लगा। ये क्या हो रहा है? अगले ही पल जंगल में अजीब सी गूंज उठने लगी। अगली सुबह महल में हड़कंप मच गया। राजकुमारी काजल फूट फूट कर रो रही थी। मंत्री जय सिंह दौड़ते हुए आए। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? माँ, रात में बाहर गई थी, अब तक वापस नहीं आई। मैं सारी रात जागकर उनका इंतजार करती रही। मंत्री जय सिंह ये सुनकर स्तंभ रह गए। बिना देर किए वो राजा इंद्र के पास पहुंच गए। महाराज, महाराज, रानी स्वीटी रात में महल से बाहर गई थी और अब तक वापस नहीं लौटी। आखिर उसको क्या आवश्यकता थी रात को महल से बाहर जाने के लिए? राजा इंद्र ने सैनिकों को जंगल में भेजे। मंत्री जय सिंह स्वयं खोजने भी गए। हमने पूरा जंगल खोज लिया, लेकिन महारानी का कोई पता नहीं चला। मंत्री जय सिंह महल वापस लौटकर राजा इंद्र को ये खबर देने पहुँचे। महाराज की जय हो। महारानी कहीं नहीं मिली सरकार। कहीं मुंह काला करने चली गई होगी। कोई आवश्यकता नहीं है उसे ढूंढने की। मंत्री जय सिंह स्तंभ रह गए। वो चुपचाप बाहर आ गए जहां राजकुमारी रो रही थी। चिंता मत करो बेटी, भगवान पर भरोसा रखो। अपने अंदर हिम्मत पैदा करो कि तुम एक राजकुमारी हो, कोई साधारण लड़की नहीं। समय बीता गया। राजा इंद्र अपनी दूसरी पत्नी कनक में इस कदर खो चुके थे कि उन्होंने अपना राजकाज भी भुला दिया। देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए। राजकुमारी काजल अब जवान हो चुकी थी। सुबह की हल्की धूप महल के बगीचे में बिखरी हुई थी। फूलों की महक हवा में घुली हुई थी, लेकिन राजकुमारी काजल का मन अशांत था। एक पत्थर के बीच खड़ी हुई थी जब मंत्री जय सिंह वहां आए। राजकुमारी, अब आपको राज्य का जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। राज्य में रोज किसी न किसी व्यक्ति की लापता होने की विचित्र सूचनाएं आ रही है और महाराज इंद्र को राजकाज से कोई मतलब नहीं रह गया है अब। मंत्री जी, मैं जानती हूँ मेरे पिताजी पहले जैसे नहीं रहे और इसका कारण मेरी दूसरी माँ है कनक। जब से महल में आई पिताजी पूरी तरह से बदल चुके हैं। कुछ तो रहस्य है। मंत्री जय सिंह कुछ देर सोच में पड़ गए। उन्होंने धीरे से सर हिलाया। रहस्य? कैसा रहस्य राजकुमारी?
मुझे मेरी माँ का पता लगाना है। पहले तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। अब मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ कहाँ गई और क्यों। मंत्री जय सिंह कुछ देर के लिए चुप रहे और फिर बोले, राजकुमारी, मैंने बरसों पहले महारानी को पूरे जंगल में खोजा था, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। बस यही बात तो अजीब है मंत्री जी। अगर माँ को किसी जंगल में जानवर ने मार दिया होता तो उनका कम से कम रूह तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे यकीन है कि इस रहस्य की कड़ी उस तालाब से जुड़ी हुई है जहाँ माँ को आखिरी बार देखा गया था। काजल के आंखों में सुलेख था। वो जान चुकी थी कि अब उस रहस्य तक जाना ही होगा। घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी काजल जंगल की ओर बढ़ी। महल से दूर घने वृक्ष के बीच स्थित वो तालाब था जहां उसकी माँ आखिरी बार देखी गई थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। तालाब का पानी सुनसान लेकिन रहस्यमय नहीं लग रहा था। जैसे ही राजकुमारी काजल वहां पहुंची, उसे पीछे से आवाज सुनाई दी। काजल ने चौक के पीछे मुड़कर देखा। सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनकी आंखों में एक रहस्य की अलग अलग चमक थी। आप कौन हैं? मैं एक साधु हूँ। कुछ समय पहले मैं यहीं रहा करता था, मगर पिछले 10 वर्षों से मैं यहाँ पर नहीं था, बल्कि हिमालय पर तपस्या करने के लिए गया था। मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ पर लौटा हूँ। क्या आप जानते हैं कि मेरी माँ कहाँ है? काजल तालाब की ओर फिर से देखने लगी। पानी में हल्की लहर उठ रही थी, जैसे कोई अंदर से कुछ कह रहा हो। काजल साधु को सारी घटना बताते हुए बोली, मुझे यकीन है कि मेरी माँ का गायब होने का राज इसी तालाब से जुड़ा है। साधु कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाकर काजल की हथेली पर रख दिए। बेटी, इस मिट्टी को अपने पास रखना। जब भी कोई अजीब घटना महसूस हो, इसको कसकर पकड़ लेना और मेरे पास आना। काजल ने वो मिट्टी हथेली में कसकर पकड़ लिया और उसने ठान लिया था कि अब वो अपनी माँ की सच्चाई सामने लाकर रहेगी। रात गहरी हो चुकी थी। महल के भीतर सब सो चुके थे, लेकिन काजल का मन बेचैन था। उसके हथेली में अभी भी वो मिट्टी थी जिसे साधु ने दिया था। अचानक चारों ओर सब कुछ धुंधला महसूस हुआ और वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो वो खुद को अजीब भयानक महल में पाई। ये मैं कहाँ आ गई? ये महल इतना डरावना क्यों लग रहा है? सामने एक स्त्री रो रही थी। काजल धीरे धीरे उसके पास गई। स्त्री का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आवाज जानी पहचानी लग रही थी। आप कौन हो? जैसे ही उस स्त्री ने अपना चेहरा उठाया, काजल का दिल धड़क उठा। वो और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ स्वीटी थी। माँ, आप यहाँ? अचानक काजल का सर घूमने लगा और वो फिर से बेहोश हो गई। अगले ही पल उसके आँख खुली तो अपनी कक्ष में थी। वो पसीने से लथपथ थी। उसने अपने हथेली देखी तो वो मिट्टी अभी भी वहीं थी। ये कोई सपना नहीं था। ये मिट्टी अभी भी मेरे हाथ में है। कैसे? क्या ये सपना नहीं था? वो बिना समय गवाए जंगल की ओर दौड़ पड़ी। घने जंगल के बीच वो रहस्यमय तालाब अपने गहरी निर्वता में छिपा हुआ था। हवाएं में हल्की ठंडक थी और पक्षियों की चहचहाट वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। साधु ने गंभीर नजर से काजल को देखा और कहा, जाओ, इस तालाब के जल में अपना चेहरा देखो। यदि तुम्हें अपना चेहरा दिखे तो समझ लेना तुम्हारी माँ अब इस संसार में नहीं है। लेकिन तुम्हें अपना चेहरा नहीं बल्कि कोई और चेहरा दिखे तो जान लो कि वो जीवित है और कहीं कैद है। राजकुमारी काजल बिना कोई प्रश्न किए तालाब के किनारे गई और उनकी धड़कनें तेज हो गई। जैसे ही उसने अपना चेहरा तालाब में देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य हो गई और भय से फैल गई। जब उस तालाब में अपना चेहरा नहीं दिखा बल्कि वहां उसकी माँ का, रानी स्वीटी का चेहरा प्रतिबिंब हो रहा था। ये नहीं हो सकता। ये असंभव है।
तेजी से साधु के पास दौड़कर गई और हाँफते हुए बोली, साधु महाराज, तालाब के जल में मेरा चेहरा नहीं बल्कि मेरी माँ का चेहरा दिख रहा है। साधु की आंखों में गंभीरता आ गई। वो कुछ देर तक मौन रहे और सांस लेकर बोले, मैं बरसों पहले इस जंगल में निवास करता था। तब इस तालाब के पास किसी को भटकते नहीं देखा था, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में जादुई तालाब ने अपना प्रभाव दिखाई है। ध्यान से सुनो राजकुमारी, तुम्हारी माँ इसी तालाब के नीचे कैद है। ये कैसे संभव हो सकता है साधु महाराज? हे राजकुमारी, यह कोई साधारण तालाब नहीं है, बल्कि यह एक मायावी तालाब है। इसके भीतर एक भयानक डायन का निवास है, जिसने अपने महल के रूप में बदल रखा है। सदियों पहले एक दिव्य साधु ने इस डायन को तालाब के भीतर कैद कर दिया था, लेकिन वह हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करती रहती है। तुम्हारी माँ का तालाब में होना इस बात का संकेत है कि वह डायन मुक्त हो चुकी है और तुम्हारी माँ को इस तालाब में कैद कर दिया गया है। काजल अपने आत्मविश्वास से तालाब की ओर देखी। साधु ने अपने गले से एक अभिमंत्रित माला निकालकर उसके गले में डालते हुए कहा, राजकुमारी, बिना किसी भय के तालाब में प्रवेश करो। तुम स्वयं को एक विचित्र महल में पाओगी जहाँ तुम्हारी माँ कैद है, लेकिन याद रखना, उन्हें मुक्त करना इतना आसान नहीं होगा। तो मुझे क्या करना होगा साधु महाराज? उस महल में एक विशाल मूर्ति होगी जो इस डायन का प्रतीक है। तुम्हें इस माला को उस मूर्ति के गले में डालना होगा। जैसे ही माला उस मूर्ति पर पड़ेगी, डायन जिस रूप में कहीं भी होगी तुरंत वहां प्रकट हो जाएगी। फिर तुम्हें यह माला उसके वास्तविक शरीर पर फेंकने होंगे। जैसे ही उसके शरीर को छुएगी वह भस्म हो जाएगी और तुम अपनी माँ को लेकर बाहर आ सकोगी। राजकुमारी काजल ने साहस से दौड़ते हुए तालाब की ओर कदम बढ़ाए और बिना समय गवाए उसमें कूद गई। अचानक उस पानी के भीतर एक विशाल रहस्यमयी महल पाती है। ये वही महल था जिसे उसने पहले स्वप्न में देखा था। काजल चारों ओर देखती रही कि उसे एक स्त्री घुटनों के बल बैठी रोती हुई दिखाई दी। जैसे ही उसके पास पहुंची, स्त्री ने अपना चेहरा उठाया और काजल को देखकर हैरान रह गई। तुम मेरी बेटी काजल की जैसी लग रही हो। क्या तुम सच में काजल हो? हाँ माँ, मैं काजल हूँ। सबको लगा था कि आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मेरा मन कभी नहीं माना। लेकिन आप यहाँ कैसे माँ? जब तुम्हारे पिता ने कनक से विवाह किया तो मेरा मन भारी हो गया था। मैं इसी तालाब के किनारे आई थी। ना जाने क्यों मेरे कदम इस ओर खींचते चले गए और अचानक तालाब का पानी उबलने लगा और उसमें से एक रहस्यमयी शक्ति ने मुझे अंदर खींच लिया। जब मेरी चेतना लौटी तो मैं खुद को इस महल में कैद पाया। मैंने कई बार बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन यह महल किसी अधिक शक्ति से बंद था। माँ, चिंता मत करो, अब मैं यहाँ आ गई हूँ। अब आपको निकाल लूंगी। काजल ने इधर उधर देखा और उसकी नजर एक भयानक मूर्ति पर पड़ी। बिना समय गवाए साधु द्वारा दी गई माला उठाई और उस मूर्ति के गले में डाल दिया। इस समय महल में मौजूद कनक, जो राजा इंद्र से बात कर रही होती है, जो अचानक से कांपने लगी और उसकी आंखें चमक उठी। उसका चेहरा डरावना हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक लड़की, उसने मेरी ही मृत्यु को बुला लिया। कनक, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम इस तरह क्यों बोल रही हो? मैं मूर्ख थी जो अब तक काजल को जीवित छोड़ते आई, लेकिन मैं अब तुम्हारी पत्नी और पुत्री को मार दूंगी। राजा इंद्र भय और डर से पीछे हट गए, लेकिन कनक पूरी तरह से डायन के रूप में बदल चुकी थी। वो जंगल की ओर भागी और तालाब में छलांग लगा दी। राजा इंद्र भी चिंता में तालाब की ओर दौड़े और कनक को बचाने के लिए उन्होंने तालाब में कूद पड़े। लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को एक अजीब महल के भीतर पाया। उनके सामने काजल और स्वीटी खड़ी थी। स्वीटी,
तुम अभी भी जीवित हो? लेकिन तभी उसकी नजर कनक पर पड़ी, जो पूरी तरह से भयानक रूप धारण कर चुकी थी। तो यही है डायन का असली रूप, लेकिन अब तेरा अंत निकट है डायन। कोई भी मुझे समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन काजल ने बिना देरी किए अपने गले से अभिमंत्र माला निकालकर कनक की ओर फेंक दी। जैसे ही माला के धागा उसके शरीर में स्पर्श हुए, वो चीखने लगी, आग की लपटें उठने लगी और देखते ही देखते कनक भस्म हो गई। राजा इंद्र और काजल स्वीटी को तेज चक्कर आने लगे। वो तालाब के किनारे पहुंच गए। साधु ने राजा इंद्र की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, महाराज, कनक कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि वह एक भयानक डायन थी जिसने आपको सम्मोहित कर लिया था और राज्य के निर्दोष लोगों को मारकर खा गई थी। इसलिए राज्य के वासी लापता हो रहे थे, लेकिन अब यह मायावी जल समाप्त हो गया है। राजा इंद्र धीरे धीरे होश में आए। उन्होंने काजल और स्वीटी को देखा और उनकी आंखें आंसू से भर आए। महारानी स्वीटी, बेटा काजल, हम फिर से एक परिवार हो गए। राजा इंद्र का परिवार फिर से एक हो गया और मायावी तालाब का रहस्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया।